3, 4 स्टार्ट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कैमरामैन रीमा जायसवाल का हम भैया आभार कर देते हैं कि उन्होंने ठंडी में और ख़राब तबीयत के बावजूद भी इस स्पेशल एपिसोड के लिए वो राजी हुए। और सबसे पहले आज हम अपने बिल्लू, जो हमारी एक बिल्ली थी बहुत साल पहले, आज उसका हैप्पी बर्थडे है। अब नहीं है लेकिन अब वो लकी के रूप में है। कहीं कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स में एनर्जीज जुड़ी होती है। और ये हमारा देखिए, ये बिल्ली थी पहले, ये लकी है अभी नई एनर्जी के रूप में। तो आज बहुत डिस्टेंट चीज़ों को आज हम रिलेट करने वाले हैं और इसलिए फिर से लकी और अपने क्या बोलते हैं बिल्लू को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। अब तो नहीं, अभी खलील साहब का वीडियो में सुन रहा था, तो अब तो काफ़ी डिस्टेंट फोटॉन्स और पार्टिकल्स इंटेंगलमेंट क्या बोलते हैं शो कर रहे हैं, या लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसको आइंस्टीन साहब ने एक समय स्पूकी एक्शन भी कहा था, स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। चलिए देखते हैं कि हम अपनी काल्पनिक, मैं फिजिक्स का पूरी तरह से स्टूडेंट नहीं हूँ ना मैं ही इतना गंभीर स्टूडेंट हूँ, लेकिन आजकल कुछ काम नहीं है तो थोड़ा फिजिक्स के विषय में, क्वांटम फिजिक्स जानते हैं सपने दिखाता है, तो आइए देखते हैं सपने हमारे कहाँ तक पहुँचते हैं। आइए रीमा, कल का स्क्रीन आपको याद होगा। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स में लेक्चर्स की बात करें तो फेमेन लेक्चर्स अपने आप में वो ऐसे लेक्चर्स हैं जो कहीं मिलेंगे नहीं। और जो अगर एक साइंटिस्ट अपनी बातों को उन्होंने एक सबसे बढ़िया टीचर की तरह रखा भी। आईसी बेंगलोर में प्रोफेसर गिरधर मद्रास हुआ करते थे हमारे गाइड। तो मुझे उनका नाम लेना अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि मैं उतना लिंक नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो कहते थे कि आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे टीचर भी हो ना। लेकिन फेमन साहब में, रिचर्ड फेमन साहब जितने बढ़िया साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर तो थे ही, उतने ही बढ़िया वो टीचर भी थे। खैर चलिए आइए बात को समझते हैं। तो फेमन साहब ने जैसे कहा कि लाइट अगर स्पेस से प्रोपोगेट करती है, रिवा दिखाना आपको, हाँ, लाइट अगर स्पेस से प्रोपोगेट करती है तो इसको मास की आवश्यकता नहीं है। इस एनर्जी को प्रोपोगेशन के लिए मास की आवश्यकता नहीं है। हम इसी को बस इतना कहना चाहते हैं कि लाइट के प्रोपोगेशन के लिए ठीक है मास की आवश्यकता नहीं है, कोई मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाइट के प्रोपोगेशन के लिए एक इनर्जाइज्ड स्पेस, ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये एक इनर्जाइज्ड स्पेस है। एक इनर्जाइज्ड स्पेस की आवश्यकता है, इनर्जाइज्ड स्पेस की आवश्यकता है। ये स्पेस जो है जिससे लाइट गुजरती है, अगर ये प्री इनर्जाइज्ड, इसको आप बोलिए प्री इनर्जाइज्ड स्पेस, अगर ये प्री इनर्जाइज्ड स्पेस ना हो तो वीडियो वहीं दिखाना नहीं, यहाँ हमारी पेन रहेगी, हाँ, तो कैमरामैन, तो प्री इनर्जाइज्ड स्पेस ना हो तो लाइट प्रोपोगेट ही नहीं करेगी। अच्छा, प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है तो जाहिर सी बात है जो बाकी का जितना भी स्पेस है, जो इस बॉक्स के बाहर जो भी स्पेस है, अभी तो लिखा है कल खाली था, इससे इसकी बाउंड्रीज डिफर करेगी, तो कम से कम एक बड़ा सरफेस। लेकिन मैंने बताया ना कि लाइट जो है, ऑलरेडी आइंस्टीन साहब ने कहा कि फोटोन के रूप में वो, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो दूसरी हाइपोथेसिस हम ये मान सकते हैं कि ये जो प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है वो इंटरनल उसके कुछ सरफेसेस हैं, ये हाइपोथेटिकल सरफेसेस कुछ हैं, ये सरफेसेस हैं, ठीक है ना, ये इनर्जाइज्ड सरफेसेस है। और जब तक लाइट नहीं रहती है तो ये सरफेसेस अपनी जगह पे ही एक दूसरे से कांटेक्ट, कुछ ना कुछ बनते बिगड़ते कांटेक्ट ये बनाए रहते हैं। तो ये रैंडम स्टेट में होते हैं, जिसको हमने बोला ग्रेविटॉन सी। हमने एक एनर्जी सरफेस को मान लिया ग्रेविटॉन सी। भाई आइंस्टीन साहब कहते हैं मास और एनर्जी इक्विवेलेंस है, E बराबर mc² से, तो हमने इस एनर्जाइज्ड सरफेस को ही मान लिया ग्रेविटॉन का पार्टिकल, और ये जो रैंडमली एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए इनको ग्रेविटॉन सी। लाइट जब भी कभी आती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कभी इधर सरफेस बना रहे हैं, इधर सरफेस बना रहे हैं 3D में, ये एक्चुअली में लाइट की डायरेक्शन में एक्चुअली में ये कॉन्टैक्ट्स इनके स्टेबल होते हैं, और इसी स्टेबल कॉन्टैक्ट्स के जरिए लाइट की एनर्जी पास होती है। तो इस चीज़ को हमने कल कहा था कि ये जो ग्रेविटॉन के पार्टिकल एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में, ये पूरा का पूरा थ्रेड बनाता है। क्या बनाता है ये? ग्रेविटॉन थ्रेड। तो इन्हीं ग्रेविटॉन थ्रेड से ही जब ये
भाई लाइट है तो यही रेस थोड़ी ना पूरे एरिया में जाएगी रेस, तो यही ग्रेविटॉन थ्रेड आपस में अलाइन होके वास्तव में, जी हाँ, कांचीपुरम साड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की, तो वो साड़ी क्या बोलते हैं ये बना लेते हैं। और जो हमारा इनर्जाइड स्पेस है बेसिकली हमको, अब हम ग्रेविटॉन को ना दिखाएं तो ये हमारा जो ग्रेविटॉन सी है एक्चुअली में फैब्रिक की तरह कांचीपुरम की साड़ी या बनारसी साड़ी या मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की साड़ी ना, तो साड़ी तो कई जगह की है, अलग अलग सिल्क है। तो चलिए हम इस तरह की चीज़ों को थ्रेड से फैब्रिक बनता है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि ये जो ग्रेविटॉन पार्टिकल का सरफेस है ये स्पेशल वे में बिहेव करता है। ये जो पार्टिकल का सरफेस है ये अलाइन नहीं होता है, ये सरफेसेस एक्चुअली अपने आप को, एक ग्रेविटॉन का सरफेस अपने आप को मूव भी करता है, शिफ्ट भी करता है। आधा सरफेस जो इसका होता है, जो हमने कल बताया था, आधा सरफेस ग्रेविटॉन का मान लीजिए कि 3D में क्या बोलते हैं आगे हो गया, क्या हो गया, आधा सरफेस ये आगे चला गया ना, और आधा सरफेस क्या बोलते हैं इस ग्रेविटॉन पार्टिकल का, ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा लैग कर गया, क्या कर गया, लैग। तो आधा सरफेस जो ऊपर है ऊपर उठा और प्लेन के पीछे गया, प्लेन के थोड़ा सा पीछे गया, ट्विस्ट भी करा। भाई सरफेस है, हर डायरेक्शन कवर करिए, करने की कोशिश करिए। और आधा सरफेस जो ग्रेविटॉन का है, इसी ग्रेविटॉन पार्टिकल का जो आधा सरफेस है वो प्लेन के ऊपर भी आया, जिसको हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया ना, इस डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो एक्चुअली में ये जो प्लेन के ऊपर आने की सरफेस की टेंडेंसी है ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के नीचे जाने की सरफेस की टेंडेंसी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सरफेसेस का ऊपर उठना, एक्चुअली में एनर्जी सरफेसेस का ऊपर उठना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर नीचे उठना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये सरफेसेस का ये प्रोपोगेशन, ये जो ब्रेक हुआ सरफेस इस तरह से, ये आगे प्रोपोगेट करना एक्चुअली में लाइट की डायरेक्शन में डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना है, जिसको हमने एक तरह से माना कि ये जो पार्टिकल था, ये जो डिस्टरबेंस था, ये पहले क्या बोलते हैं इस पोजीशन में था। तो हमने मान लिया कि ये डिस्टरबेंस जो ग्रेविटॉन थ्रेड में हो रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पे ही है लेकिन डिस्टरबेंस जो ट्रेवल कर रहा है, हमने इन डिस्टरबेंस, चूँकि ये मासलेस हैं तो इक्विवेलेंट मॉडल में ये मान लिया कि ये वास्तव में चार्ज ही ट्रेवल करते हैं अल्टरनेट वे से सी की स्पीड में। किसकी? सी की स्पीड में। फिर हमने आपको बताया कि लाइट जो है बेसिकली इस डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन लाइट इस डायरेक्शन अपोजिट वे से भी आ सकती है। तो अगर एक ही थ्रेड में इन सिंगल थ्रेड अगर इधर से भी लाइट आ जाए तो एक्चुअली में ये जो पार्टिकल्स हैं आपके ना, लाइट के पार्टिकल्स, ये इधर से भी सी डायरेक्शन से आएंगे और इधर से भी सी डायरेक्शन से वो आएंगे, ठीक है। और इस सेंट्रल रीजन पे क्या बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव आपस में दो फोटॉन्स कोलाइड करें, जो इधर से आ रहा है पैकेट वो P1 हो गया और जो इधर से आ रहा है P2 हो गया, और ग्रेविटॉन थ्रेड सिंगल है तो ये कोलाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव एक साथ हो जाएंगे। और कुछ ऐसा होगा कि अब हम नए फिगर में आते हैं कि अगर हम इस इनरजाइड स्पेस में मल्टीपल तरीके से लाइट भेजें, ऐसे भी भेजें, ऐसे भी भेजें, मतलब एनर्जी का कंसंट्रेशन कई तरह से लाइट भेजें, तो एक्चुअली में होगा क्या कि आपको ये थ्रेड जो है, पहले तो एक सिंगल थ्रेड को ही पकड़ लीजिए, ग्रेविटॉन थ्रेड की हम थ्रेड दिखा रहे हैं केवल, तो उस पर कई पॉइंटों पे आपको ऐसा आभार होगा कि एक थ्रेड ये जुड़ रही है, पेमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलता जुलता, एक थ्रेड ये जुड़ रही है, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है, बस उनकी जो हमारी जो चीज़ों को अच्छे से इजी वे में समझ जाइए।
और एक लाइट का थ्रेड इधर से आ रहा है, एक लाइट का थ्रेड ग्रेविटॉन ओरिएंटेड है यहाँ पे ना, इस डायरेक्शन में, यही चीज सब में है ना। तो एक लाइट का थ्रेड इधर से आ रहा है और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे भी, क्योंकि थ्रेड कंटिन्यू है, थ्रेड अलाइनमेंट में कंटिन्यू है, तो एक थ्रेड, एक लाइट का थ्रेड ऐसे आ रहा है, ठीक है, कुछ दूरी पे, एक ऐसे आ रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, ऐसे आ रहा है ना, एक थ्रेड ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ दूरी पे देखिए आप दो कन्वर्जेंस पॉइंट आपको मिले, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा ना। हम अब इसी सिंगल थ्रेड पर एक्चुअली में इन दोनों कन्वर्जेंस पॉइंट को बड़ा करते हैं और केवल दो थ्रेड लेते हैं, इधर और इधर वाली। सिंगल ग्रेविटॉन थ्रेड है ये वाली, और ये अलग अलग थ्रेड बना रहे हैं ना, हर जगह ग्रेविटॉन भरे हैं, बस लाइट की डायरेक्शन के कारण थ्रेड बन रही है। तो अगर इस पॉइंट को देखें तो हमने जैसा बताया ना कि एक लाइट जो इधर से आ रही है, तो एक फोटोन जो आ रहा है, फोटोन का पैकेट प्लस इधर से, उसके पीछे नेगेटिव इधर से। बना रहे हो ना कैमरामैन? हाँ बोलो कैमरामैन। अरे कैमरामैन गया कहाँ? बोल भी नहीं रहा है कैमरामैन। भैया आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? ये तो समाधि ले लिया कैमरामैन। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक जो है कैमरामैन मेहनत कर रहा है कि एकदम उसके हाथ में दिक्कत है लेकिन फिर भी वो स्टिल पकड़ा हुआ है। तो एक लाइट का फोटोन P1, अरे हम भगवान याद कर रहे थे। अच्छा ये भगवान भी याद करने लगे। तो चलिए, तो एक लाइट इधर से आ रही है इस रीजन पर, इस पॉइंट पर, कन्वर्जेंस के पॉइंट पर हमने केवल दो ही दिखाया सिंप्लिसिटी के लिए, और एक दूसरा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली में फोटोन का अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना। शॉर्ट में हम दिखा देते हैं। एक्चुअली में इन दोनों पॉइंटों पे यही जो पॉइंट है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों डिस्टर्बेंस आके लड़ते हैं ना, दोनों डिस्टर्बेंस आके लड़ते हैं, ये एक्चुअली में दोनों चार्जेस आके एक्चुअली में लड़ते हैं। तो इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस ही तो है ना, थ्रेड में ग्रेविटॉन पार्टिकल्स, ये सब ग्रेविटॉन पार्टिकल से ही बने हैं ये सब, तो इनके ये पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस ही तो है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो ये पार्टिकल का, एक पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस था एक्चुअली में, जो क्या बोलते हैं -12 और +12 में टूट गया था डिस्टर्बेंस सरफेस ना, ये पार्टिकल का सरफेस ही तो इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ पार्टिकल की ये जो थ्रेड इस तरह से बिहेव करती है कि पॉजिटिव वाले एक रीजन में आते हैं, कन्वर्ज होने लगते हैं, इसी रीजन पे ये पॉजिटिव कन्वर्जेंस एक रीजन में होने लगता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस अब फ्री नहीं है, एक रीजन में ये डिस्टर्बेंस कन्वर्ज होने लगा, समझ रहे हैं। और नेगेटिव वाला जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आउटर पे जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? आउटर पे जाने लगते हैं, दूसरे डायरेक्शन में ना। तो एक्चुअली में यही चीज़ इस वाले पॉइंट पे भी होती है, ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट पे भी क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। दूसरे पॉइंट पे भी क्या होता है कि जो फोटोन है प्लस एक फोटोन, ये मान लीजिए P3 है और इसके पीछे उसका नेगेटिव वाला, इसी तरह अल्टरनेट वे भी चल रहा है आपको ना, पॉजिटिव, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दो, एक इधर का नेगेटिव, इधर नेगेटिव। चलिए, तो ये P3 और इसे P4 फोटोन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उसी तरह की चीजें होंगी। तो ये जो ग्रेविटॉन थ्रेड है कुछ समय बाद आपको इस तरह से दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो गए, ठीक, अच्छा ठीक है ना। और इस जंक्शन पर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के रूप में पॉजिटिव फील्ड इकट्ठा हो गई, न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड, और इधर वाले नेगेटिव भी एक तरफ हो गए।
इसके इधर वाले नेगेटिव भी एक तरफ हो गए। समझ रहा है ना? तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से एक तरफ आ गए और पॉजिटिव पार्टिकल से एक तरफ, तो थ्रेड इस तरह से अरेंज हो गई। ऑफकोर्स जैसे इस थ्रेड में आपने देखा था, इस ग्रेविटॉन की थ्रेड में एक सिंगल पार्टिकल जो ग्रेविटॉन का है ये 3D मोशन में है ना, कुछ सरफेस के ये अंदर जा रहा है, कुछ सरफेस के बाहर आ रहा है, ऊपर नीचे भी ये वाइब्रेट हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे ये मासलेस पार्टिकल जो हैं ये सरफेस के ऊपर नीचे भी वाइब्रेट होते रहते हैं। अब बस ये फर्क है कि ये सरफेस के ऊपर एक साथ वाइब्रेट होंगे तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जब वो नीचे डाउन होंगे तो नीचे की ओर फील्ड देने लगेंगे इलेक्ट्रिक। एक साथ उधर होंगे या इधर होंगे ना, या कुछ कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, ताकि ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। लेकिन ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक तरफ आ गए हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक तरफ, यही एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन फील्ड, जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक तरफ आ गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा कन्वर्जेंस पॉइंट है, ये जो दूसरा कन्वर्जेंस पॉइंट है वो भी इसी तरह होगा बीच। तो दूसरे कन्वर्जेंस पॉइंट में भी हमको देखने में दिक्कत है, तो हमने लिखा ये यहाँ दूसरा न्यूक्लियस बनेगा, तो ये दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस। और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की थ्रेड लाइन वही है, थ्रेड लाइन वही है, तो एक फोटॉन नेगेटिव मासलेस इधर पूरे आ गए, और चूंकि ये थ्रेड लाइन ना, ग्रेविटॉन की थ्रेड लाइन वही है पार्टिकल्स को, और ये वाले क्या बोलते हैं ऐसे आ गए ना। अब ये एक एटम, दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2, और ये इसी ग्रेविटॉन थ्रेड पे हैं, एक सिंगल लाइन में ही ग्रेविटॉन थ्रेड में। ऑफकोर्स ये चीजें 3D में होंगी। ये ग्रेविटॉन जो दो डायरेक्शन से आए हैं, मतलब फोटॉन जो दो डायरेक्शन से आए हैं एक थ्रेड पे, इसी तरह इधर से भी लाइन थ्रेड की ग्रेविटॉन थ्रेड आएगी, इधर से भी ग्रेविटॉन थ्रेड आएगी, और इसी तरह से फोटॉन्स इधर से आएंगे। ये 3D में फिगर एक्चुअली में है। लेकिन हम देखिए ये दो एटम्स एक ग्रेविटॉन थ्रेड से जुड़े हुए हैं, सिंगल ग्रेविटॉन थ्रेड से दो एटम जुड़े हुए हैं। और ग्रेविटॉन थ्रेड अगर हम काफ़ी लंबी करते जाएं, एनर्जी का इस तरह से लोकलाइजेशन, चूंकि एनर्जी लोकलाइज हो गई है, तो पहले तो क्या था, लाइट पास होती है, ग्रेविटॉन थ्रेड अरेंजमेंट में है, और लाइट निकल गई तो फिर से रैंडम हो गया, फिर से सरफेस, लाइट के जाने के बाद सरफेस फिर से वैसा हो गया, फिर से रैंडम हो गया। ठीक है ना, फिर से ग्रेविटॉन थ्रेड और फैब्रिक फिर से सी में बदल गया, वापस हो गया। लेकिन एक बार जब एनर्जी लोकलाइज्ड होने लगती है एटम के रूप में, क्वांटाइजेशन स्पेस का होने लगता है, इस तरह से कहा गया यहाँ पर, तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर रहता है। तो इसलिए ग्रेविटॉन थ्रेड जो है वो स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेबल। और यही ग्रेविटॉन थ्रेड वास्तव में स्पेस बनाती है, स्टेबल ग्रेविटॉन थ्रेड। और मास के बगल जो ग्रेविटॉन थ्रेड है वो एक पाथ भी देती है, स्पेस को कर्वेचर भी देती है, जैसे पिछले एपिसोड में बताया। लेकिन हम यहाँ सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए ये दोनों जो एटम है, एटम 1 और दिस इज एटम 2, ये दोनों एक्चुअली में मेटल के एटम हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की फील्ड है EF1, ये दूसरी फील्ड EF2 से बगल में है, और ये आपस में क्या बोलते हैं, क्या कर सकती है? इंटरफेरेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, आउटर इलेक्ट्रॉन कम से कम, आउटर इलेक्ट्रॉन इस एटम का, फिर ये 3D में स्ट्रक्चर, सारे आउटर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ये जो मासलेस पार्टिकल जिनको हम हिग्स फील्ड कहेंगे, हिग्स फील्ड के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्शन में आ सकते हैं। हमने कहा ना, हिग्स फील्ड वो है जहां पे मासलेस पार्टिकल्स लाइट के, मतलब जो ग्रेविटॉन थ्रेड की डायरेक्शन है उसमें क्या बोलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो कुछ रीजन पे क्या होगा कि ये माइनस माइनस
फील्डें ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ पर हिग्स फील्ड जो है एक्चुअली में, जब ये कल पिछले एपिसोड बताया कि जब ये पार्टिकल्स ओवरलैप करते हैं दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, तो वास्तव में मास का जन्म होता है क्योंकि सरफेस हाइड होता है। अभी जो एनर्जी सरफेस टोटल फील्ड के लिए अवेलेबल था, जब ये पार्टिकल कोलेस कर जाएंगे, एक पार्टिकल इस तरह से कोलेस करने लगेंगे, एक पार्टिकल के अंदर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, तो दूसरा एनर्जी सरफेस हाइड हो जाएगा। यही हाइड सरफेस जो है, हिडन सरफेस, जो फील्ड के लिए अनअवेलेबल है, जो फील्ड के लिए डायरेक्ट मोमेंटम ट्रांसफर के लिए अनअवेलेबल है, इसी को हिडन सरफेस को हम अपनी डिफिनीशन में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो एक तरह से अगर ये ग्रेविटॉन थ्रेड मॉडल लिया जाए तो काफी दूर दूर के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने ये भी बात समझ ली। अब थोड़ी जगह और बची है, तो हम अब इस लॉन्ग डिस्टेंसिंग पे जो इंटेंगलमेंट हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फील्ड के माध्यम से, हिग्स फील्ड के माध्यम से ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड देखिए, एक ही स्पेस है, एक ही थ्रेड है, एक ही स्पेस है, अलग अलग फील्डें बनती हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के जो बंडल्स एक तरफ आ गए इलेक्ट्रॉन फील्ड, पॉजिटिव डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे आ गए हैं न्यूक्लियस की फील्ड या प्रोटॉन फील्ड। ये पार्टिकल्स का सरफेस ऊपर नीचे जो मूव कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, उसको मोमेंटम देने लगेगा। तो एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट चार्ज को ये ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन के ऊपर प्लेन के बाहर जो मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एक ही स्पेस में सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपस में अगर ये पार्टिकल्स दूर जाते हैं या पास आते हैं, ग्रेविटॉन थ्रेड के एलॉन्ग स्पेस कर्व भी हो सकता है क्योंकि थ्रेड का ओरिएंटेशन ऐसे हो सकता है ना ग्रेविटॉन। और अगर एक ही दूसरे से कोलेस भी करने लगे थ्रेड के एलॉन्ग, तो थ्रेड के एलॉन्ग जो मूवमेंट होगा वो क्या होगी? हिग्स फील्ड। क्या होगा? हिग्स फील्ड। तो एक ही स्पेस में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फील्ड, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड हिग्स फील्ड, ये सभी क्या बोलते हैं, एक ही स्पेस में इस मॉडल के जरिए कितने नेचुरली आ रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना? एक ही स्पेस में, ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं रह गई। अब आपको थोड़ा सा स्पिन समझा देते हैं। स्पिन क्या है? स्पिन में बस यही है कि एक सिंगल पॉइंट पे देखिए कि मान लीजिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एटम बन गया, न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो हैं, ठीक है ना। अब ये ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और बड़ा फिगर बना दें। हाँ, जगह कहीं नहीं मत दिख रही हो, लोग बताओ, बीच में ये यहाँ देखिए, ठीक है ना। उस फिगर को फिर से बनाते हैं, बन जाएगा। देखिए ये न्यूक्लियस जहाँ पॉजिटिव फील्ड है प्रोटॉन की, और ये आपका क्या बोलते हैं, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स। जैसे फीमेल साहब ने कहा ना कि इनके नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा किसी पॉइंट पर कुछ पार्टिकल्स सरफेस हाइड कर लिए, कोइलेस कर गए, हिग्स पार्टिकल कोइलेस कर गए ना, हिग्स नेगेटिव चार्जेस कोइलेस। तो यहाँ मास बन गया। क्या बन गया? मास। क्या बन गया? मास, ठीक है ना। ये क्या बन गया? मास। एक ही पॉइंट पे नहीं बना, अगल बगल भी जहाँ जहाँ सरफेस हाइड हुआ, एक तरह से पार्टिकल प्लस क्लाउड। और पहले जाके देखें तो ये पार्टिकल मान लीजिए पूरा एक पॉइंट पे था, पूरा एक पॉइंट पे दिख रहा था ये पार्टिकल, ठीक है ना। अब ये जब नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, इसमें मास m बार था, चार्ज e बार, इस पार्टिकल में जिसमें मास है, वेलोसिटी v। ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के विरुद्ध आएगा तो ये डिसेलरेट होगा। क्या होगा? डिसेलरेट होगा। और ये पार्टिकल जो अभी दूर दूर थे एक्चुअली में पास पास आ जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में बढ़ेगी, ठीक है ना, इंक्रीज करेगी सिस्टम की, फील्ड और पार्टिकल की, ठीक है ना। लेकिन
ये एनर्जी किसके कीमत पे होगी? जो ये मोमेंटा लूज करेगा, मोमेंटा जो लूज करेगा। पार्टिकल का मोमेंटा फील्ड में आएगा। किस में आएगा? फील्ड में आएगा। पार्टिकल के बगल इस पॉइंट पे क्या होगा? पार्टिकल्स ओवरलैप करने लगेंगे नेगेटिव वाली, जस्ट बगल में, क्योंकि मोमेंटा जस्ट बगल में सबसे पहले आएगा ना। तो ये पार्टिकल जो आपको यहाँ दिख रहा है, कुछ समय में बाद पार्टिकल का कोर जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्लाउड फैल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे ना, यहाँ पे, तो सब कुछ पार्टिकल के क्लाउड में ही रहेगा, सब कुछ पार्टिकल के क्लाउड में रहेगा, पार्टिकल का कोर खो जाएगा ना। एनर्जी इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो टोटल एनर्जी सिस्टम की जब यहाँ पे थी, तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक सेंस में ही लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी इस पोजीशन पे, जो पार्टिकल है उसी के हिसाब से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मासलेस पार्टिकल भी जो पास पास है और जो सम पार्टिकल ने मास बनाया है और वो भी एनर्जी है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ux इसकी पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लस मोमेंटा, काइनेटिक मोमेंटा, पार्टिकल का मोमेंटा प्लस ये जो क्लाउड है, फील्ड में जो क्लाउड है उसका मोमेंटा, क्योंकि पार्टिकल का मोमेंटा क्लाउड में, क्लाउड का मोमेंटा पार्टिकल में, रिवर्सिबली एक दूसरे में जा रहा है, पार्टिकल का मोमेंटा क्लाउड में बनते हुए जा रहा है, तो इसलिए टोटल मोमेंटा फिक्स है p² बाई पार्टिकल का मोमेंटा क्लाउड में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए टोटल मोमेंटा जो है काइनेटिक मोमेंटा वो फिक्स है। पार्टिकल और क्लाउड का टोटल मोमेंटा p² ये फिक्स है। टोटल मास पार्टिकल और जो क्लाउड में मास है, जो क्लाउड में मास है, यहाँ पे देखिए छोटा हो गया पार्टिकल, क्लाउड में मास है, इस फिगर को देखिए, पार्टिकल प्लस क्लाउड में जो मास है ये एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल मास p² बाई 2m। इस इक्वेशन से भी अगर देखेंगे तो मोमेंटा चूंकि फिक्स है, तो इस इक्वेशन से भी देखेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से, ये क्या सा मास हुआ? ये रेस्ट मास हुआ, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि पार्टिकल्स नेगेटिव मासलेस पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, प्लस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ओवरलैप करके क्लाउड भी बना रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है, ठीक है। मोमेंटा फिक्स है पार्टिकल और क्लाउड का, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि ये पूरा टोटल पोर्शन कम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन कम होना चाहिए, मतलब सिस्टम का मास बढ़ेगा, सिस्टम का मास इंक्रीज करेगा, सिस्टम का मास इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है कि पार्टिकल अगर कोर पार्टिकल इससे पहले से चला था ज़्यादा बड़ा पार्टिकल के रूप में, एक सिंगल पार्टिकल के रूप में, तो इसका कोर कम होगा, ये स्लो होगा, ठीक है ना, ये तो स्लो होगा। लेकिन क्लाउड में जो मास होगा, जो क्लाउड में मास जो नेगेटिव पार्टिकल्स के विरुद्ध चल रहा है, ये क्लाउड में जो मास होगा वो बढ़ जाएगा। तो टोटल सिस्टम का मास क्या होता है? पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो पार्टिकल और क्लाउड एक साथ स्लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे, मोमेंटा कम हो जाएगा। लेकिन जो पार्टिकल का मास रहेगा वो कम होगा, लेकिन क्लाउड का मास बढ़ जाएगा, ताकि पूरे सिस्टम का मास बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पता लगा पूरा का पूरा क्लाउड एक समय रुक जाएगा, उस समय मास मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय मास मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को कहेंगे हिग्स फील्ड ने मास गेन क्लाउड के रूप में कर लिया। ठीक है ना? समझ रहे हो बात कि नहीं? तो एक्चुअली में कहाँ गया रही मैं? ये यहाँ पर तो यहाँ पर पूरे सिस्टम का मास जब पार्टिकल और क्लाउड स्लो होता जाएगा तो पूरे सिस्टम का जो रेस्ट मास है इंक्रीज करता जाएगा, और इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में एक तरह से मास में कन्वर्ट होगी, डी नीवो सिंथेसिस मास की हो रही है। ठीक है ना? ठीक। लेकिन जैसे बताया ना, न्यूक्लियस के इधर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, न्यूक्लियस के इधर भी तो इलेक्ट्रॉन फील्ड है ना, न्यूक्लियस के इधर भी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और ये फील्ड आपस में न्यूक्लियस के रीजन, और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड इधर भी है क्योंकि फोटॉन इधर से भी आ रहा है ना 3D वर्जन में। तो एक्चुअली में ये सारी फील्डें जो हैं ये न्यूक्लियस के इधर ये टच में है, सारी इलेक्ट्रॉन की फील्डें आपस में टच में है। समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है ना, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम का असर इधर भी है। इसी तरह से अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है तो इसका असर इधर भी है। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस के इधर पूरी थ्रेड को कंटिन्यूअस माने
न्यूक्लियस के इधर पूरी थ्रेड को अगर कॉन्टिन्यूअस माने और 2 इलेक्ट्रॉन रख लें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से मूव कर रहा है और जैसे जैसे मूव करेगा तो कोर कम होगा और क्लाउड बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? तो एकदम पूरा क्लाउड में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी टेंडेंसी किधर होगी? जस्ट न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, बीच में आ रहा है ये पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्लाउड में आ रहा है, ठीक है। क्लाउड में नेगेटिव चार्ज फैल रहा है, लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट वे में जाए, किधर? अपोजिट वे में। जो भी इलेक्ट्रॉन ये इधर आ रहा है ये वाला, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं हो, ये जस्ट अपोजिट वे में जाए। कहाँ जाए? अपोजिट वे में। तो एक इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो अपने क्लाउड से फील्ड को एनरिच करेगा क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, स्लो हो रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो न्यूक्लियस से जुड़ जा रहा है तो क्लाउड को कम करेगा, कम करेगा। तो एक पॉइंट पे अगर देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन के क्लाउड मिक्स हैं। क्या है? मिक्स हैं। बस एक का मूवमेंट क्लाउड को एनरिच कर रहा है और दूसरे का जो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो क्लाउड को घटा रहा है, घटा रहा है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। तो स्पिन क्या हुआ? स्पिन मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड की तरफ आता है, ठीक है ना, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ आता है और एक तरह से क्लाउड को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है और पार्टिकल कम हो रहा है अपने पॉइंट पर, लेकिन चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है और मास को, क्लाउड के मास को बढ़ा रहा है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, वो रीजन से क्लाउड को कम कर रहा है, ठीक है ना। और वो पार्टिकल जो ये अभी छोटा इलेक्ट्रॉन है और क्लाउड में ज़्यादा है, ये जब अपोजिट जाएगा तो ये अपोजिट वे में ना ये दूसरा सेकंड इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा और क्लाउड गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पिन का मतलब हुआ। किसका मतलब हुआ? स्पिन का। और क्लाउड में ये जो मास क्लाउड में फैल गया है, अब कौन से चाहे इस इलेक्ट्रॉन से आया हो, चाहे इस इलेक्ट्रॉन के इधर मूवमेंट से या इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट मूवमेंट से, क्लाउड में कुछ पता नहीं लगता है, आइडेंटिटी पता नहीं है। इसलिए इस पूरे सिस्टम में दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्वांटम स्टेट में होते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्वांटम स्टेट में है। वो बात अलग है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और किसी एक इलेक्ट्रॉन को जब आप मेटेरियलाइज करने लगेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लाउड रहेगा वो मेटेरियलाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरे का कैरेक्टर फिक्स हो जाएगा। ये तो सिंगल एटम में इंटरेक्शन था, लेकिन मैंने कहा ना थ्रेड वही है, तो लॉन्ग रेंज में इंटरेक्शन होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का अगर करने लगेंगे तो क्या पता अगर दूसरा एलाइन है दूर पे तो उसकी भी स्पिन डिसाइड हो जाए, क्योंकि उसका पार्टिकल और क्लाउड अलग हो जाए। जैसे ही आप एक का डिसाइड करेंगे पार्टिकल और क्लाउड, दूसरे का ऑटोमेटिक डिसाइड होने लगेगा। और अगर ग्रेविटॉन थ्रेड का सहारा लेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी ये चीज वर्क करने लगेगी। ठीक। तो इसीलिए अगर एक जो कल हमने इक्वेशन ली थी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम मासलेस पार्टिकल की हमको क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम मासलेस, ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल हैं इनकी डेंसिटी को हम बैलेंसिंग करने की जो कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली में हमने बताया ना कल जो इक्वेशन हमने लिखी थी, तो ये पर यूनिट टाइम जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की जो बैलेंसिंग करेंगे, इसमें डिफ्यूजन के कारण, डी के कारण, डिफ्यूजन के कारण जो टर्म होगा नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के डिफ्यूजन के कारण, अच्छा एक्सटी नहीं दिखा रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, प्लस बी टाइम्स पार्टिकल, वास्तव में पार्टिकल जो है ना नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स को रिबाउंड करेगा। क्या करेगा? इनको रिबाउंड करेगा। तो रिबाउंड वाला टर्म जितनी वेलोसिटी पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय जितने पार्टिकल्स मासलेस हैं, वो रिबाउंड वाला टर्म भी आ गया ना, वो भी उसको बक्से में भेजेंगे, किसी एक वॉल्यूम में उसको भेजेंगे ना। पार्टिकल इधर आ रहा है ना, तो मासलेस पार्टिकल ओवरलैप करके क्लाउड बना रहे हैं,
तो स्पिन कांस्टेंट इसीलिए लिया क्योंकि ये सरफेस हाइड कर रहे हैं, ठीक। ux psi xt, तो ये किसकी इक्वेशन है? जो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किधर? इधर की ओर। हाँ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट वे में बिहेव कर रहा है, हाँ। तो वहाँ उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? ये दोनों टर्म तो वही रहेंगे, डिफ्यूजन और ये वाले, लेकिन यहाँ पर जो टर्म रहेगा, चूंकि वो अपोजिट वे में जा रहा है, तो वहाँ मास पार्टिकल का जो क्लाउड है वो कम हो रहा है, और पार्टिकल क्या बोलते, वो क्लाउड जो है कम हो रहा है, मतलब क्लाउड से मास कम हो रहा है। तो मतलब मासलेस पार्टिकल, जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा था तो पार्टिकल्स ओवरलैप कर जा रहे थे, लेकिन जब ये अपोजिट वे में मूव करेगा पार्टिकल, तो ये जो मास बना हुआ है इससे मासलेस पार्टिकल जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? मासलेस पार्टिकल। तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, प्लस एस ux मल्टीप्लाइड बाई साई xt ना। एक्चुअली में सिंगल इक्वेशन ही काफी होती है, क्योंकि जब अपोजिट वे में जाएगा तो ux अपना साइन बदल सकता है, ठीक है ना। समझ रहा कि नहीं? तो इस स्पिन के टर्म में देखेंगे, क्वांटम फिजिक्स के टर्म में, तो एक प्लस स्पिन, एक माइनस स्पिन। प्लस स्पिन का मतलब ये है, प्लस एस का मतलब ये है कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की, तो व्हाट इज पॉजिटिव स्पिन? पॉजिटिव स्पिन ये होगी कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, जो मास से नेगेटिव मासलेस पार्टिकल बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। और नेगेटिव स्पिन का मतलब क्या है? जो मासलेस पार्टिकल ओवरलैप करके मास बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्पिन। क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्पिन हो जाएगा। तो नेगेटिव स्पिन का मतलब होता है जब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ओवरलैप करके मास बना लेंगे, दिस इज नेगेटिव स्पिन। और तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल छोटा होगा, क्लाउड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव स्पिन का मतलब है जब ये जो है क्लाउड वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जाएगा तो क्लाउड घटेगा, पार्टिकल बनेगा। क्लाउड घट गया मतलब जो ये ओवरलैप था मासलेस पार्टिकल का, वो खत्म हो गया, मासलेस पार्टिकल फिर से जनरेट हो गए, ठीक है ना। ठीक। तो आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर किसी दिन मिलेंगे। कैमरामैन रीमा जायसवाल का स्वागत, मैं हूं मनीष जायसवाल। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।